नमस्कार, मैं दीपेश मिश्र। अभी तक आपकी मैंने 2 कक्षाएं ली हैं। एक तो पाठ्यक्रम पे हमने चर्चा की और दूसरी क्लास हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर हुई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अभी तक हमने समझा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में कौन-कौन सी पद्धतियां इतिहास लेखन में लिए उपयोग की गई। इससे पहले की क्लास में मैंने बात की थी कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्यतः 4 पद्धतियों पर लिखा जाता है। पहली पद्धति थी वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी पद्धति थी कालानुक्रम पद्धति, तीसरी पद्धति थी वैज्ञानिक पद्धति और चौथी पद्धति पे बात की थी वो है विधेयवादी पद्धति। इन पद्धतियों पर बात करने का उद्देश्य मात्र इतना था कि जो भी हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि पहली क्लास में मैंने आपको कुछ पुस्तकें दिखाई थी, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं और मैं बार-बार एक किताब के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं। वो किताब राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी का। अब ये जो दूसरी क्लास अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये तीसरी क्लास है, लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर ये दूसरा पार्ट है। उस दिन हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों पर, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर। जैसा कि भारत परंपराओं का देश है, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, वैसे ही किसी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, उसकी व्यवस्था को समझने के लिए कि कब से वो साहित्य प्रारंभ हुआ, उसमें क्या-क्या तत्कालीन परिस्थितियां थी, इन सभी चीजों पर विचार करने के लिए हमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर विचार करना होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर अगर विचार करते हैं तो हम पाएंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला इतिहास अचंभित कर देने वाला और 1839 में प्रकाशित फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब आपसे प्रश्न आता है परीक्षाओं में, और मैं आपसे कमेंट में भी उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में मेरे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। लास्ट में मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा। जैसा कि पहला जो बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, ये क्वेश्चन आपको हूबहू मेरे शब्दों में आपको परीक्षा में भी मिल सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो मैं यहां पर उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया। ये एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की। ये प्रश्न कई तरीके से, प्रवर्तक कौन है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के पहला इतिहास किसने लिखा, सूत्रपात किसने किया, ये सभी बिंदु से जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। गारसा दत्तासी ने 1839 ईस्वी में, सन 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब आपका दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न जो बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक बातें हैं, लेकिन ये शुरुआती जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उसमें पहला जो इतिहास ग्रंथ सन 1839 में प्रकाशित होता है वो फ्रेंच भाषा में लिखा जाता है। उसके लेखक हैं गारसा दत्तासी और पुस्तक का नाम है, वो भी फ्रेंच में ही है, इस्तवार द ला लित्यूर। ये थोड़ा सा कठिन है पढ़ने में, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि लिखते समय ये गलत ना हो। तो इस्तवार द लित्यूर, एंदुई एंदोस्तानी, एंदुई एंदोस्तानी। जैसे कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, इसमें पहला जो यूनिट है उसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ना है, और उसी परंपरा के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। गारसा दत्तासी ने सन 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लित्यूर एंदुई एंदोस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। अब इससे जुड़े हुए, इस इतिहास ग्रंथ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बता देता हूं, उनको आप बिंदुवार रूप से आप नोट भी करते चलिए मेरे साथ। ये इतिहास ग्रंथ 1839 में आया पहला,
और जब ये आया तो इसमें दो भाग हैं इस इतिहास ग्रंथ में। पहला 1839 में आता है प्रथम भाग, 1839 प्रथम भाग आया है, ठीक है। और इसका द्वितीय भाग जो आया, द्वितीय भाग वो 1847 ईस्वी में आया, सन 1847 ईस्वी में आया द्वितीय भाग इस पुस्तक का। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होगा। इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण भी आया है। ये जो पुस्तक थी, इसका जो पहला एडिशन था वो 1839 में आया और इसका द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में आया। द्वितीय संस्करण द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में आया। ये पुस्तक जब आई तो इसमें कुल मिलाकर हिंदी के 700 कुल मिलाकर जितने भी कवि थे उनमें टोटल कुल कवियों की संख्या, जिन कवियों की संख्या यहाँ पर इस पुस्तक में मिलती है, जिनका जो संकलन किया गया, तो कुल कवियों की संख्या 738 थी। 738 कवि थे, जिनमें 72 कवि हिंदी के, 72 कवि हिंदी के और शेष कवि उर्दू के थे, शेष कवि उर्दू के थे। एक महत्वपूर्ण बिंदु मुझसे मिस हो रहा है, मैं फिर से उस पर वापस जाता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस्तवार दा ललित्योर इंदोई हिंदुस्तानी, यहाँ दो शब्द आपको मिल रहे हैं, इंदोई और हिंदुस्तानी। अब मैं दोनों शब्दों की व्याख्या भी कर दे रहा हूं आपके सामने। इंदोई शब्द का अर्थ आप लगाएंगे हिंदवी से, हिंदवी से, और इसका मतलब हिंदी भाषा से है, हिंदी से है, हिंदी। और दूसरा इंदोई, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जो शब्द है ये आपका हिंदुस्तानी से आया हुआ शब्द है, हिंदुस्तानी इसका अर्थ लगाते हैं, और इसका मतलब है उर्दू। गार्हक तासी ने पहली बार 1839 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी तो इसमें टोटल 738 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें 72 कवि हिंदी के और शेष कवि उर्दू के आपको मिलते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु, इस पूरी पुस्तक में कहीं भी काल विभाजन, नामकरण आदि पर कोई प्रयास नहीं किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभी तक ये पहली पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक में किसी प्रकार के काल विभाजन, क्लासिफिकेशन और नामकरण का कोई बिंदु आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर विचार करें तो इसमें एक चीज और है कि कौन सी पद्धति पर यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया। ये क्वेश्चन क्या उम्मीद मैं आपसे करूंगा कि कमेंट में आप जवाब देंगे। इसका जवाब आपको इससे पहले के वीडियो में मिलेगा कि कौन सी पद्धति पे कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया। ये प्रश्न आपको बताना है। प्रश्न मेरा ये है कि गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की किस पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन ए वर्णानुक्रम पद्धति, ऑप्शन बी कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन सी वैज्ञानिक पद्धति, और ऑप्शन डी विधेयवादी पद्धति। इन चारों पद्धतियों में से किस पद्धति पर आधारित है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उत्तर देंगे। इसके अतिरिक्त इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए बता देता हूं कि इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। ये जो पुस्तक है इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। हिंदी में अनुवाद किया गया है और कब किया गया है? सन 1952 ईस्वी में। किसने किया है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदवी साहित्य का इतिहास, हिंदवी साहित्य का इतिहास हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। अब 2 मिनट
मैं पुनः हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास की पुस्तक पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। जितनी बातें मैंने लिखी हैं उन्हीं पर मैं फिर से एक बार प्रकाश डालूंगा कि ये पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। गार्थ ताशी ने लिखा। कहाँ के विद्वान हैं? फ्रेंच विद्वान हैं। किस भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ? बार बार प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है। और अगला दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, गार्थ ताशी। ठीक। इसके अतिरिक्त इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कितने कवियों का उल्लेख मिलता है, तो 738 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 72 हिंदी के हैं और शेष उर्दू के कवि हैं। इसकी महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं कि इस पुस्तक का डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको बीए फर्स्ट ईयर की कक्षाओं में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, और बृहद स्तर पर हम पीजी की क्लासेस पे इस पे चर्चा करते हैं। जब हम एमए हिंदी कर रहे होते हैं तब हम इन चीजों पर ज्यादा विस्तृत चर्चा करते हैं। फिलहाल अभी पहले इतिहास ग्रंथ पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं मैंने आपसे की। मैं हट जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आप नोट भी कर लें। ठीक है। अब हम इस पे आगे बात करें। ये जैसा कि ये इतिहास ग्रंथ 1839 में आया, पहला इतिहास ग्रंथ। अब दूसरा इतिहास ग्रंथ कौन सा था जो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख भूमिका रखता है? इस बीच कई इतिहास ग्रंथ और भी लिखे गए, जैसे 1848 के करीब में एक इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है, उसका नाम है तज़किरा ई सुराई ई हिंदी। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया, जिसमें लगभग 1000 कवियों का उल्लेख मिला, जिसमें 62 कवि हिंदी के थे। लेकिन इसमें भी कालक्रम का ध्यान रखा तो गया, लेकिन नामकरण पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया, और बहुत सारे विद्वान इसको बहुत व्यवस्थित ढंग का इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं, इसलिए इस इतिहास ग्रंथ की इतनी तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद भी इतिहास ग्रंथ लगातार लिखे जा रहे थे। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में लिखा गया हमें एक ग्रंथ मिलता है, जिसमें हमें हिंदी के कवियों लेखकों की जानकारी हमें विस्तृत रूप से प्राप्त होती है। वह ग्रंथ था भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का, जो 1873 ईस्वी में हमें प्राप्त होता है। लेकिन विद्वानों का मत है कि इसे इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में ना रखा जाए। अगर हम बात करें तो फिर हमारे समझ में आता है कि हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में किसने लिखा, तो हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखने का जो पहला प्रयास, बेहतर प्रयास किया गया, वो है 1800, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूं क्योंकि ये मैं उसी की बात कर रहा हूं, सन 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज ये इतिहास ग्रंथ है, साहित्य इतिहास ग्रंथ है। मैं यहाँ पे इतिहास ग्रंथ लिख दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। कई बार क्या होता है कि दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो आपको लगता है कौन इतिहासकार है और कौन उसका लेखक है। तो शिव सिंह सरोज ये इतिहास ग्रंथ है और इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर। ये इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया। इसमें लगभग, इससे जुड़े हुए जो फैक्ट है मैं उनको नीचे लिखता जा रहा हूं, इसमें लगभग 1000 कवियों का उल्लेख मिलता है। कवियों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है इसमें 1000 कवियों का। 1000 कवियों में 838 कवियों का बेहतर ढंग से जो उद्देश्य इस इतिहास ग्रंथ में दिखाया गया, 838 कवियों के जीवन से संबंधित उनकी रचनाएं, ये सारी चीजें इस इतिहास ग्रंथ में प्रस्तुत की गई। ये इतिहास ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज कहां से प्रकाशित हुआ है? नवल
किशोर प्रेस लखनऊ, किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है, लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। अब इसमें भी विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक इसमें भी काल विभाजन एवं नामकरण का कोई उल्लेख नहीं है। काल विभाजन एवं नामकरण का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन आपको अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, आपसे प्रश्न किया जाता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाए, तो आप लिख सकते हैं शिव सिंह सरोज। इतिहास ग्रंथ का नाम है, उसके राइटर हैं शिव सिंह सेंगर। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखिए, ये थोड़ा सा ये जो पहला अध्याय है, इस पर कोई कविता कहानी का उद्देश्य नहीं है, ये पूरे पेपर का नाम ही है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें कुछ तथ्य आपको बताए जाएंगे और उससे जुड़ी हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर भी और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर बात की जाएगी। अभी फिलहाल हम इतिहास लेखन की परंपरा पर बात कर रहे हैं कि जैसा कि हम जब किसी चीज़ का अध्ययन करने जाते हैं तो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी होती हैं और वहाँ उनमें से जो बेहतर किताबें हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कम से कम इतनी जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए कि उन किताबों में कुछ प्रमुख बिंदु किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो अभी तक हमने जाना कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो गाथा तथासी ने लिखा। इसके बाद हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ अगर किसी ने लिखने का प्रयास किया तो वो शिव सिंह सेंगर जी हैं, इन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा। इसके बाद एक बड़े विद्वान ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और इनका नाम से आप शायद परिचित भी हों। तो अंग्रेजी भाषा में लिखा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में एक बेहद मजबूत इतिहास ग्रंथ लिखा जो वास्तव में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हिंदी साहित्य में ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसमें पहली बार काल विभाजन एवं नामकरण की समुचित व्यवस्था की गई। इसीलिए कई विद्वान और आलोचक इसे हिंदी का सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं। अब ये जो इतिहास ग्रंथ डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। और बहुत अंग्रेजी में नाम है, आसान भी है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये 1888 ईस्वी में आया, सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सन 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। ये वन है, सन 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। मैं मानता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही होंगी, लेकिन मेरी आवाज़ पर आप ध्यान देंगे तो आपको हर चीज़ बेहतर ढंग से समझ में आएगी। और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं साफ सुथरा लिखूं, बेहतर ढंग से लिखूं, लेकिन कुछ चीज़ें तकनीकी समस्या के कारण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। लेकिन मैं आपसे बार बार इस पर बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो आप उस पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर ढंग से सुन रहे होंगे मेरी बातों को और वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान सन 1888 ईस्वी में। ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है? इसमें प्रकाशन इसका जहाँ से हुआ, इसमें हेडिंग डाल देते हैं प्रकाशन, ठीक है।
तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, सच्चे अर्थों में विद्वानों ने, सच्चे अर्थों में विद्वानों के अनुसार सच्चे अर्थों में यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्यों कहा गया, अगर इस पर विचार किया जाए तो हम देखेंगे कि इससे पहले जो भी इतिहास ग्रंथ हमें मिले उसमें किसी भी इतिहासकार ने काल विभाजन एवं नामकरण करने का प्रयास ही नहीं किया। केवल कलेक्शन ऑफ पोएट्स, केवल कवियों के जितने भी नाम हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनका संकलन मात्र किया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पूर्व प्रकाशित कुछ ग्रंथों को केवल कवि वृत्त संग्रह का नाम दिया है। कवि वृत्त संग्रह, कवियों के वृत्त का संग्रह, कवियों के बारे में जानकारी का कलेक्शन बताया है इतिहास ग्रंथों को। उनको इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। लेकिन शुक्ल जी की एक बहुत अच्छी आदत है कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में बकायदा, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उनकी भूमिका उसमें लिखी है, उसमें उन्होंने बकायदा स्वीकार किया है, बातों को माना है कि मैंने मिश्र बंधुओं से, मैंने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन से, शिव सिंह सेंगर से बहुत सारी चीजों, बहुत सारे तथ्यों को उठाया है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें और बात की जाए तो इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जो प्रकाशित हुई पत्रिका, उसमें और क्या चीज हुआ, तो सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण पर प्रयास किया गया, ठीक, प्रयास किया गया। ये महत्वपूर्ण बिंदु एक आपके लिए। इसके बाद इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया। इसमें कुल 952 कवियों को, कितने कवियों को शामिल किया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने में? 952 कवियों को कुल, एक मिनट में मार्कर ले लूं थोड़ा। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया। कुल 952 कवियों को शामिल किया गया, जिसमें 852 कवि, दिख नहीं रहा होगा शायद नीचे आपको, 852 कवि मैं इधर लिख दे रहा हूं। 852 कवियों का जो उल्लेख है वो का उल्लेख शिव सिंह सेंगर के आधार पर है। शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ के आधार पर है, इतिहास ग्रंथ के आधार पर है।
ठीक, अब एक बार मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड भर चुका है लगभग। अब इसको मैं मिटा कर इसमें कुछ और पॉइंट आपको ऐड करूंगा। 2 मिनट का समय है। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करें एक बार, बस 2 मिनट, मेरी आदत है मैं बार बार चीजों को रिवाइज करता चलता हूँ। मैं पुनः आपको एक बार इस पूरी परंपरा से जितनी बातें मैंने अभी तक बताई, इनको दोबारा मैं याद दिला रहा हूँ, क्योंकि पहला इतिहास ग्रंथ गासत दासी ने लिखा। दूसरा इतिहास ग्रंथ जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है वो शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज लिखा। और तीसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में आया। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका की विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया गया। सच्चे अर्थों में इसे प्रथम हिंदी इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया, जिसमें 852 कवियों का उल्लेख शिव सिंह सरोज के आधार पर है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो इस इतिहास ग्रंथ से संबंध रखते हैं, कौन कौन से वो बता रहा हूं। इसमें डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है, उसमें उन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी का जो समय है का 16वीं 17वीं शताब्दी के समय अर्थात भक्ति काल को क्या कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है और ज़्यादा बृहद रूप से चीज़ों को नहीं बात करनी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कम से कम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता दिया जाए कि भविष्य में जब आप उच्च कक्षाओं में जाएं तो आपको ये आभास रहे कि हमने किसी से पढ़ा था और ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात हैं। तो ये एक इतनी महत्वपूर्ण भी, तो बार बार ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा। तो आपको एक ही नाम याद रखना है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु, सन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया किस भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो सन 1957 ईस्वी 57 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद किया। ये सारी चीजें डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, और जिसमें की महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद एक इतिहास ग्रंथ जो बृहद रूप में काफी विस्तृत इतिहास ग्रंथ है और जिसने बहुत महत्वपूर्ण कवियों का संकलन किया हिंदी साहित्य के आने वाले इतिहासकारों के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम का उल्लेख करते हैं। वो इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। उस इतिहास ग्रंथ पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये पॉइंट भी आपको चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
इसके बाद हम बस क्योंकि इतिहास लेखन परंपरा एक बृहद परंपरा है, बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथों पर ही आप पे चर्चा कर रहा हूं। अब एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ पे मुझे चर्चा करनी है। उस इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्रबंधु विनोद। फिलहाल मैं उस पर तीसरा इतिहास ग्रंथ हमने देख लिया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। अब चौथा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद, जिसके राइटर है मिश्रबंधु। ये इतिहास ग्रंथ है और ये इसके राइटर है। इसमें 3 लोगों ने मिलकर इस इतिहास ग्रंथ को लिखा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। जैसा कि अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं शामिल है, तो एक नाम और दे दिया जाता है कृष्ण बिहारी मिश्र। आपको ध्यान रखना होगा कि कृष्ण बिहारी मिश्र इन 3 मिश्रा बंधुओं में शामिल नहीं है और ना ही दीपेश मिश्र। ठीक है, मैं भी शामिल नहीं हूं इसमें। ठीक, तो ये 3 मिश्रा बंधु थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये इतिहास ग्रंथ जो पहला इसका 3 भाग प्रकाशित हुआ सन 1913 ईस्वी में, और चौथा इतिहास इसमें जो भाग प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। इसमें 4551 कवियों का उल्लेख मिलता है। यह एक बृहद इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ को मिश्र बंधुओं ने टोटल 5 कालों में विभाजित किया है। कुल 5 काल विभाजन जब किया तो इसको टोटल 5 कालों में विभाजित किया। मैं यहीं पे आपको इसको शो कर दे रहा हूं। 5 कालों में विभाजित, 5 कालों में विभाजित। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस इतिहास ग्रंथ को बृहद कविवृत्त संग्रह कहा। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बृहद कविवृत्त संग्रह कहा। इसको मैं यहाँ पे, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बृहद कविवृत्त संग्रह कहा, कविवृत्त संग्रह कहा। इसके काल विभाजन पर चर्चा हम अवश्य करेंगे, और लेकिन हम उसका अगले टॉपिक में जब काल विभाजन पढ़ाएंगे तो हम इस पर बात करेंगे कि इन 5 इतिहास जो 5 कालों में विभाजित किया वो क्या है। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला इतिहास ग्रंथ अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक बृहद, बहुत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एक विस्तृत परंपरा है, और इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसे कई भागों में विभाजित कर करके धीरे धीरे समझ कर पढ़ना चाहिए। और आपको एक रहीम का एक बेहतर दोहा जो जीवन की महत्वपूर्ण सीख के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि आज 21वीं सदी में हम बहुत सारी भौतिक चीजों से संपन्न हैं, लेकिन निराशा, कुंठा और विचारों में इतना डूबे हुए हैं कि हम जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और कई बार अपने दुखों को हम व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, और वो व्यक्ति आपकी बातों को तवज्जो न देकर आपका मजाक उड़ाता है, जिससे आपकी संवेदनाएं आहत होती हैं। मैं रहीम जी का ये दोहा आपको सुनाता हूं और आप बेहतर ढंग से इसको समझाऊंगा भी। रहीम दास कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राख्यो गोय, सुनी ठिलई है लोग सब बाट न लई है कोई। रहीम ने कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा, अपनी मन की बात अपने मन में ही रखिए, क्योंकि सुन इठलई है लोग सब लोग सुनकर इठलाएंगे, उसका हंसी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो आपकी संवेदनाओं, आपके कष्टों से अपने को जोड़ पाएंगे। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राख्यो गोय, सुन इठलई है लोग सब बाट न लई है कोई। इसलिए अपने विचारों, अपने दुखों, अपने कष्टों को अपने बेहद करीबी और जिनको आप ये समझते हैं कि हाँ वो आपके दुखों में शामिल हो रहे हैं, उन्हीं को बताएं, सबको नहीं बताना चाहिए। इसी सीख के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।